हेलो 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 हेलो, हाँ अब आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड चेक करें। हाँ चालू है चालू है। हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साक्षी, शुभम, सूरत, सागर, अंजलि, गुड मॉर्निंग। प्लीज चेक साउंड वंस। एक बार बेटे आया। आ गया बेटे, साउंड भी आ गया। चालू करें क्लास? चलो बेटे मुबारक हो, सारी चीजें कहीं जाके एक जगह पे बैठी। ठीक है, हमारे लिए बेटे बहुत अच्छी किस्मत वाली बात हो गई है। आओ आगे चलें, भगवान करे हमारी किस्मत ऐसी ही चलती रहे, क्लास इत्मीनान से हो जाए और किसी तरह का ये ले। हाँ लेजर तो है, लेकिन अब ये सब टेक्निकल इश्यू से तो बरी पाले आदमी पहले, तब आदमी पढ़ाए तुम लोगों को। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसमें नहीं दिखेगा अभी, उसमें मोबाइल में देख बेटा अभी। क्या करेंगे अब, ऐसे ऐसे तो कांड है यहाँ। चलो बेटे शुरू करेंगे। लो बेटे, कल तक बेटे हमारी बात किसकी हो गई थी? जर्नल एंट्री की हमारी बात हो चुकी थी। आओ बेटे जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग की बात करेंगे, लेजर पोस्टिंग पे जाएंगे। शुरू करें? लो बेटे, कल हमने जर्नल एंट्री के, पिछली बार हमने रूल डिस्कस किए थे। एक बार मैं आपको रूल याद दिला दूं। जर्नल एंट्री में एक तो था बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे बेस्ड है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, नोट्स नोट्स नहीं है? हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट। अरे वहां रख लो ना बीच में, उसको बीच में रख लो अभी आज के लिए। हाँ ठीक। अच्छा हाँ। लो बेटे, सबसे पहले हमने बात करी थी जर्नल एंट्री के लिए डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल होंगे। तो हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी बात शुरू हुई थी बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच से। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे अंजलि, अनुष्का, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुष्का 10 फरवरी, बेटे बर्थडे आ रहा है क्या? अनुष्का हो गया तुम्हारा बर्थडे? अनुष्का का लगता है 10 फरवरी को बर्थडे है, बिलेटेड। आगे चलते हैं। तो बेटे यहाँ पे मुद्दा ये था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आप तीन कैटेगरी में अपने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते थे। एक होता था पर्सनल अकाउंट, एक होता था रियल अकाउंट, और एक होता था आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल अकाउंट के अंदर सारे टाइप के पर्सन आ जाएंगे। वो नेचुरल बर्न पर्सन होंगे या आर्टिफिशियल पर्सन होंगे या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, तो वो भी आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर ही क्लासिफाई होंगे। रियल अकाउंट के अंदर आपकी सारी की सारी एसेट्स आ जाएंगी। सिर्फ उन एसेट्स को छोड़ देना जो किसके अंदर ऑलरेडी कवर हो गई है, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो ऑलरेडी कवर हो गई है। अच्छा अनुष्का, वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बेटे बताया नहीं तुमने 10 फरवरी के सर आज मेरा बर्थडे है। अपन वर्चुअल केक काटते बेटे यहाँ से, है ना? हाँ। तो बेटे जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस दिन किसी का बर्थडे रहे तो जरूर बताया करें। अपन कोशिश करेंगे बेटे वर्चुअल केक काटने की। सर वर्चुअल केक कैसे काटते हैं? ऐसे बेटे एक ऐसा यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऐसी फोटो वोटो ला लिया करेंगे वर्चुअल केक काटने के लिए। ऐसी कोई फोटो वोटो ला लिया करेंगे अपन यहाँ से, है कि नहीं? और फिर वर्चुअल ऐसा अपन वो लाया करेंगे क्या, वर्चुअल फिर लाया करेंगे अपन एक वो, हाँ ये देखो जैसे ये चाय है, चाय का कप है, वैसे ही बेटे अपन केक एक ला लिया करेंगे, उसको ऐसे हाथ से काटा करेंगे। कुछ तो मतलब सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं? कुछ भी हो केक कटना चाहिए बस, है कि नहीं? हाँ आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होंगे? इनकम, एक्सपेंसेस। ठीक, अगर अब यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या थे? तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट पे जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन आपके लिए या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। या तो वो आपको कुछ दे रहा होगा तो क्या है? गिवर है। या तो आपसे कुछ ले रहा होगा तो क्या है? रिसीवर है। रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए, और गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक, दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारा क्या आने वाला है? एसेट्स। तो अल्टीमेटली जो एसेट, अब एसेट या तो आपको मिलेगी या तो आप किसी को अपनी एसेट देंगे। अगर आपको एसेट मिल रही है, इफ द एसेट इज कमिंग इन दैट कंडीशन इट शुड बी डेबिटेड। अगर आप किसी को एसेट दे रहे हैं एंड इफ द एसेट इज गोइंग आउट, तो इस कंडीशन में यहां पर एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक,
यहां पर बेटे कल भी समझाया था, नॉर्मली हम लोग बोलने को क्या बोलते हैं, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, और यहां पर व्हाट का मतलब है कंसर्न्ड एसेट। अगर कोई एसेट मिल रही है कमिंग इन, इट शुड बी डेबिटेड, अगर कोई एसेट जा रही है गोइंग आउट, इट शुड बी क्रेडिटेड। और आखिरी में था बेटे आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं आपके इनकम और एक्सपेंसेस। लॉसेस को आप खर्चों के जैसा मान के चलें और गेन को आप इनकम के जैसा मान के चलें। अगर इनकम है तो इसे क्रेडिट हो जाना चाहिए और अगर एक्सपेंस है तो इसे डेबिट हो जाना चाहिए। ये तो थी बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कब आई थी? 800-700 साल पहले। 700 साल पहले जैसे बिजनेस हुआ करता था उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने आप में अप्रोप्रिएट थे, सफिशिएंट थे, कंप्लीट थे। लेकिन बेटे 700 साल में इंसान बदल गया, ठीक है, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से एक युग बदल गया। हम सतयुग से बेटे त्रेता युग, त्रेता युग से कलयुग पे आ गए। अब कलयुग पे बिजनेस के तरीके अलग अलग हो गए। अब इसके अंदर कुछ नई चीजें आ गई अकाउंटिंग के अंदर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अब जो मॉडर्न अकाउंटिंग है उसको 100% पूरा सपोर्ट नहीं कर पाती, या सपोर्ट तो करती है लेकिन अब उसको 100% पूरी तरह से जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझ पाते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यहां पर यह है कि इसके लिए एक मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर दी जाए। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि भैया आपकी अकाउंटिंग टिकी हुई है फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग पे। जब जब बेटे क्लास के अंदर मैं बोलूं फंडामेंटल प्रोमाइस ऑफ अकाउंट तो समझ जाना सर 5 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग खड़ी हुई है। वो 5 चीजें कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। तो बेटे तुरंत समझ जाना, मैंने बोला अपने मुंह से फंडामेंटल प्रोमाइस ऑफ अकाउंट और तुम्हारे कान तक जब तक मेरे शब्द पहुंचेंगे तब तक वो शब्द बदल के हो जाना चाहिए एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ठीक। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तब उस कंडीशन में या तो आपकी एसेट इंक्रीज होगी या तो आपकी एसेट डिक्रीज होगी। एसेट इंक्रीज होगी डेबिट करने का, एसेट डिक्रीज होगी क्रेडिट करने का। लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट, लायबिलिटी इज जस्ट व्हाट? इट इज द अपोजिट ऑफ एसेट। तो एसेट इंक्रीज हुई तो क्या करवाया? डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करवाएंगे? क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हुई तो क्या करवाएंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। कैपिटल क्या है? बिल्कुल लायबिलिटी के जैसा काम करेगी। कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हुई तो डेबिट। इनकम अगर इंक्रीज हुई तो इनकम किसके जैसी है? एसेट के, सॉरी, इनकम अगर इंक्रीज हुई तो इनकम भी क्या होती है हमारे लिए? सोर्स ऑफ। तो इनकम इंक्रीज होगी तो भी क्रेडिट करवाएंगे, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट करवाएंगे। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो बेटे डेबिट करवाएंगे और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करवाना पड़ेगा। इतना ठीक। तो ये थी बेटे हमारी मॉडर्न अप्रोच। सर हमें एंट्री बनाते समय किसके हिसाब से सोचना चाहिए? जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसके साथ में आप कन्वीनियंट है, वैसे किसी भी अप्रोच को आप फॉलो करके अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई कानून नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करना है या आपको मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करना है। देयर इज नो लॉ। बस यहां पर ये है देयर आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो कहते हैं कि इसको ऐसे सोचो तो भी एंट्री रिकॉर्ड करने के प्रिंसिपल मिल सकते हैं और अगर वैसे सोचा जाए तो भी एंट्री रिकॉर्ड करने के प्रिंसिपल आपको मिल सकते हैं। समझा बेटे यहां तक? पक्का? चलो आगे चलें। लो बेटे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, बस एक ही क्वेश्चन। हाँ बेटे 11th में 12th में सीएमए फाउंडेशन के अंदर इतनी बार तो तुमने एंट्री बना रखी है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम देना मुझे कहीं से वर्थ नहीं लगता। आगे चलें। हाँ, और बाकी सर आगे फिर इतने टाइप की एंट्रियां जो बच गई आगे बेटे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के अंदर उसकी रेलेवेंट एंट्रीज को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना? आगे चलो सर। ठीक है, इसके लिए बेटे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा पेज नंबर 1.7 पे। पेज नंबर 1.7 पे आए क्वेश्चन नंबर 1। Prepare the necessary journal entry, post them into ledger and prepare the trial balance on the basis of following information। एक ही क्वेश्चन ऐसा है, इकलौता क्वेश्चन ऐसा है बेटे जो आपको एंट्री भी सिखाएगा, लेजर पोस्टिंग भी सिखाएगा और ट्रायल बैलेंस भी सिखाएगा। मतलब बेसिक तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर ही देगा। ठीक है, आगे चलूं? यस सर आगे चलो। पढ़ो बेटे क्या क्या लिखा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। ठीक, यहां पर बेटे हमने 2 लाख रुपए लगाकर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, इतना। पेन चालू हो गई है पेन चालू। चलो बेटे कुछ तो राहत मिली। बताओ बेटे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो इसका इफेक्ट किस किस के ऊपर पड़ना चाहिए? अगर मैं बिजनेस शुरू करूं तो इसका इफेक्ट कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल्स के ऊपर पड़ना चाहिए? फिर तमाशे हो ना। एक
यार लो बेटे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। कोई भी एंट्री बनाते समय पहले तो आपकी अप्रोच या आपकी सोच ये बड़ी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 50, 100, 150 क्वेश्चन बनाए जाए तभी बेटे हमें वो चीज समझ में आएगी। ठीक, एक क्वेश्चन से भी सारी बातों को समझा जा सकता है, बस आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट बात करती है। ठीक है सर, बताओ आपके हिसाब से एंट्री कैसे होनी चाहिए। कभी बेटे आप एंट्री करते हैं तो फॉर्मेटिंग या प्रेजेंटेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेटिंग या प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आंसर बेटे एग्जाम में भी याद रखें, अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो इसी तरीके से आंसर को लिखने की अपनी आदत डालें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? ये है क्वेश्चन नंबर 1 ही है ना ये सर? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखें बेटे आंसर नंबर 1। और इसके बाद एक आदत डालें, आंसर नंबर 1 जब भी लिखें तो इसके नीचे लिखें पेज नंबर। सर कौन सा पेज नंबर लिखना है? जिस पेज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको, उस क्वेश्चन पेपर का पेज नंबर लिखो। ठीक है ना? हमारा क्वेश्चन कौन से पेज पे है जल्दी बताओ? पेज नंबर 1.7 पे हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है ना, तो यहां पे लिखो पेज नंबर 1.7। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि बेटे वैल्यूअर को कॉपी चेक करने में आसानी रहे, कंफर्मेशन हो जाए कि भाई इसने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया है? जो फलाना फलाना पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऑप्टिमम प्रेजेंटेशन जैसा होता है और कुछ नहीं है। जब भी आप जर्नल एंट्री बनाएं तो पक्का किसी ना किसी बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप किस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। तो हेडिंग में लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ। बताओ बेटे, हमारे बिजनेस का या प्रोपराइटर का या बिजनेस के ओनर का कोई नाम दिया है? नहीं सर, कोई नाम नहीं दिया। तो इन द बुक्स ऑफ ऐसा लिख के बेटे यहां पर डैश कर दो, किस्सा खत्म। हाँ हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने नाम नहीं दिया तो हम क्यों अपना खून जलाएं? भाई तुम बता देते तो हम लिख देते, तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी गलती है ना। तो ऐसे क्या डैश 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 करके खाली जगह छोड़ दी ना, तो वैल्यूअर को भी लगता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। ठीक है, हाँ, जवाब उतना ही तो जितना पूछा जाए, और लिखो उतनी जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है ना? बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। तुम्हारी हर एक चीज से ये साबित होना चाहिए कि यू आर अ डैम प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, तुमको इन्फॉर्मेशन देते तो तुम पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते, तुम्हें नहीं मिली, तुमने नहीं लिखी, बात खत्म। हाँ, इसके बाद बेटे आप अपने क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे हैं वो भी बताएं, जर्नल एंट्री। इतना ठीक? सर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा? तो बेटे जर्नल एंट्री को मैंने पहले ही कहा था, जर्नल एंट्री की मीनिंग क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज व्हाट? जर्नल एंट्री। अब मैं कह रहा हूं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो कोई ना कोई सिस्टम होगा, तभी तो वर्ड कौन सा आया? सिस्टमैटिक। तो सर वर्ड सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा और उसी प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? मान लेता हूं बेटे ये है मेरा पेज नंबर 11। ठीक, अरे समझ में आ गई बेटे? ये देखो, ये है मेरी कॉपी का पेज नंबर 11। हाँ, शुरू करें। तो यहाँ पर बेटे एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर फॉर्मेट में क्या है? पहला कॉलम होगा बेटे इसका डेट, सेकंड कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर, अगला कॉलम होगा आपका LF, फिर होगा एक अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पर आप कौन सा अमाउंट लिखेंगे? डेबिट अमाउंट। फिर एक अमाउंट का कॉलम होगा और यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। दैट विल बी द सिस्टम और दैट विल बी द फॉर्मेट विच यू नीड टू बी फॉलोड व्हाइल ट्रांसफरिंग द एंट्री। अब फॉर्मेट कैसा बन गया वो तो ठीक है, लेकिन एंट्री बनाते समय आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? ठीक है ना? मैं पहले लिख दे रहा हूं बेटे, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, यानी ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं बार बार समझा रहा हूं। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, आपको बेटे मैं ये समझा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए, और इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है। आगे चलें। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ो, एंट्री कैसे बनाई जाती है। ठीक, मैं एंट्री बनाने का आपको तरीका सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसके आगे देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सामने आएंगे, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर एंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसलिए एंट्री बनाना जितनी जल्दी सीख जाओ, उसके नियम कायदे कानून नियम धर्म जितनी जल्दी सीख जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो लो बेटे आगे चलते हैं। तो सर बताओ नियम कायदे कानून बताओ। सबसे पहले बेटे किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ो। सर हमारा ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
सर 2 लाख रुपए तो पड़े ही नहीं, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी तब पढ़ेंगे। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी क्या हुआ होगा सर, हमारे प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, ऐसे ही हुआ होगा। यहाँ पर प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, और जब भी प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इफेक्ट कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल्स के ऊपर पड़ेगा। तो एक अकाउंटिंग वेरिएबल है आपका कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंटिंग वेरिएबल है वो एसेट जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और एसेट कौन सी है आपकी, कैश अकाउंट। इतना ठीक है। तो कौन कौन से 2 अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो सर पहले ट्रांजैक्शन का फर्क पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट पे। इतना ठीक। सर क्या ये लिखना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक पेज छोड़ देना एंट्री के लिए, और अगले पेज से मैं ये जो लिख रहा हूं वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आगे चलें। इसके बाद क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले तो ये देखो किन किन अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सर पता कर लिया, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब बेटे यहां पर सबसे पहले तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने की मतलब की रिकमेंडेशन देता हूं। पहले अगर ना समझ में आए कोई ट्रांजैक्शन, तब किससे सोचो आप, मॉडर्न अप्रोच से सोचो। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको अपने अकाउंटिंग वेरिएबल्स की या अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बेटे आप अपने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब आपको यह पता करना है कि कैपिटल अकाउंट किस कैटेगरी में आती है, कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। बताओ कैपिटल अकाउंट किस कैटेगरी में आती है, जल्दी बताओ, पर्सनल, रियल की नॉमिनल। सर ये है हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इतना ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो पक्का किसी ना किसी को रिप्रेजेंट भी करती होगी है। बताओ कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट सर रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के ओनर को। इतना ठीक है। अब आपको यह देखना है कि ये जो बिजनेस का ओनर है ये रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में तो या तो पार्टी रिसीवर होगी या तो पार्टी गिवर होगी। आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि ये जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का मालिक है, रिसीवर है कि गिवर है। बताओ बेटे ये बिजनेस का मालिक रिसीवर है कि गिवर है, जल्दी बोलो। रूल बताओ ना बेटे, गिवर है सर। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर देखा जाए तो बिजनेस का ओनर कौन, बाहर का आदमी है। और बाहर का आदमी आपको पैसे दे रहा है कि आपसे पैसे ले रहा है, सर दे रहा है बिजनेस को, और बिजनेस को पैसे दे रहा होगा, इसका मतलब ओनर कौन है यहां पर, गिवर। ओनर इज गिवर। यहां पर बेटे ओनर आपका गिवर है। तो बताओ डेबिट कराऊं कि क्रेडिट कराऊं। पर्सनल अकाउंट कहता है कि भैया अगर पार्टी गिवर हो तो क्या करवा देना चाहिए, क्रेडिट, और अगर रिसीवर होती तो क्या करवा देते, डेबिट। दूसरा सेकंड अकाउंट कौन सा है सर, सेकंड अकाउंट है हमारे लिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पे क्या देखते हो, वेदर द एसेट इज कमिंग इन और एसेट इज गोइंग आउट। बताओ बेटे वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सर कमिंग इन बेटा, यहां पर हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेसमैन ने कैश कहां इन्वेस्ट किया, बिजनेस के अंदर। तो हमारे बिजनेस की तिजोरी में, हमारे बिजनेस के लॉकर में पैसे आए कि हमारे बिजनेस के लॉकर से पैसे गए, सर पैसे आए हैं। कैश इज कमिंग इन, तो इसको क्या कर देना चाहिए, डेबिट। तो बेटे यहां पर आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ये पता है कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप आइडेंटिफिकेशन मान सकते हैं, ये आपकी सोचने का तरीका है। सर ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच की। अगर मॉडर्न अप्रोच से सोचना हो तो सर हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं, हमको ट्रेडिशनल अप्रोच पल्ले नहीं पड़ती, फिर भी हमको एंट्री बनानी है, तब उस कंडीशन है मॉडर्न अप्रोच पे चले जाओ। मॉडर्न अप्रोच किस पे टिकी हुई है, फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग पे टिकी हुई है। फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ अकाउंटिंग में 5 ही क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। अब एक बात बताओ कैपिटल की कैटेगरी क्या होगी, सर कैपिटल की कैटेगरी तो कैपिटल ही रहेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कैश की कैटेगरी क्या रहेगी, कैश एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है कि एक्सपेंस है। बताओ सर कैश हमारी एसेट है। इतना ठीक। अब सोच के बताओ कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सर कैपिटल यहां पर इंक्रीज होगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तब भी आपको क्या करवाना है, क्रेडिट। और कैपिटल अगर डिक्रीज हुई तो तब भी इसको क्या, तब इसको क्या करवाते, डेबिट। आगे चलते हैं। कैश, कैश की एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है बेटे। हमारे बिजनेस के अंदर ज्यादा कैश आएगा, ज्यादा कैश आएगा तो हमारी कैश की एसेट इंक्रीज होगी, और जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है आप क्या करवाते हैं, इसको डेबिट। तो मैं बार बार कह रहा हूं आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचें या मॉडर्न अप्रोच से सोचें, आंसर आपको एक ही मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर।
आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारा आंसर अलग आ रहा है, मॉडर्न अप्रोच से हमारा आंसर अलग आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। सिर्फ सोचने का तरीका है, पता करने का तरीका है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करवाया जाए, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करवाया जाए, इतना ठीक है। यहां पे दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है ना, आगे चलते हैं। डन, अरे बोलो ना यस सर। तो बताओ बेटे कौन सा अकाउंट डेबिट करवाना है? सर कैश अकाउंट। अब लिखने का तरीका क्या है सर? सबसे पहले तो डाल दी जाती है डेट। कोई डेट दिए गए यहां पर? नहीं सर, ना दी हो तो ट्रांजैक्शन नंबर को ही डेट समझ के यहां पर लिख दो। आगे चलो, किस पहले लिखा जाएगा डेबिट, बाद में लिखा जाएगा क्रेडिट। बताओ कौन से अकाउंट को डेबिट करवा दूं? सर कैश अकाउंट को डेबिट करवाओ और इसके साथ में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवाओ। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था? 2 लाख रुपीस। यानी आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 2 लाख रुपीस। और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कितने से? 2 लाख रुपीस। आगे चले, इसी के बाद अब क्या करना है? आपको अपने ट्रांजैक्शन की छोटी सी समरी लिखनी है। सर समरी कैसे बनाए? कुछ नहीं बेटे, क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजैक्शन लिखा है ना उसी को छाप दो दोबारा एक बार और, ठीक। हाँ, तो क्या करना है सर? यहां पर बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो यहां पे लिख दो, यहां बीइंग कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। आपने बेटे बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट कर दिया, ये बन गया बेटे आपकी एंट्री, ठीक। और ये जो सर ये शॉर्टकट में जो लिखा है समरी लिखी है, इसे क्या कहते हैं? तो बेटे इसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं बेटे इसको? नरेशन। इट इज नोन एज नरेशन। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन बेटे आप लोग लिख रहे हैं मेरे साथ साथ? सर हमको बनता है तो फिर कोई बात नहीं बेटे, बनता है तो आओ बेटे। अगला ट्रांजैक्शन कौन सा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। डन। अब बेटे आपने अगर गुड्स परचेस किया है तो एक इफेक्ट पड़ेगा आपका परचेस अकाउंट के ऊपर और सेकंड इफेक्ट किस पे आना चाहिए? आपका कैश अकाउंट के ऊपर। परचेस की कैटेगरी क्या? ठीक, परचेस की कैटेगरी है आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटे? नॉमिनल अकाउंट। ये आपका खर्चा है, आपने गुड्स खरीदा है, क्यों? बेचने के लिए। तो आपने जब रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदा है तब उस कंडीशन में परचेस आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। कैश की कैटेगरी क्या? सर कैश है हमारे लिए रियल अकाउंट। बताओ वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? सर कैश इज गोइंग आउट। हमने परचेस किया होगा गुड्स और उसके बदले में दिया होगा हमने कैश। सिंस द कैश इज गोइंग आउट देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है ना? रियल अकाउंट का रूल यही कहता है कि अगर एसेट मिल रही है तो आप इसे डेबिट करवाएं और अगर आपको एसेट देनी पड़ रही है तो आप इसे क्रेडिट करवाएंगे। ओके, यस सर, डन। सर मॉडर्न अप्रोच से बताओ। मॉडर्न अप्रोच से अगर देखा जाए तो जो परचेस है वो भी आपकी एक्सपेंस है और मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जैसे ही आप गुड्स परचेस करेंगे इससे आपके खर्चे इंक्रीज होंगे और अगर खर्चे इंक्रीज होंगे तो जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो इनको क्या कर देना चाहिए? डेबिट। दूसरा, कैश कौन सी कैटेगरी में आता है? सर कैश आता है हमारी एसेट की कैटेगरी में। जब भी आप कैश पे करेंगे तो इससे आपकी कैश की एसेट डिक्रीज होगी और कैश की एसेट डिक्रीज होगी तो क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम रहेगा। एंट्री क्या बन जाएगी बताओ, जल्दी बताओ, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज कितना? अमाउंट बताओ बेटे। सर 60,000 रुपीज। तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 60,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 60,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो और जल्दी बताओ किस किस के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। मैं जानना चाहता हूं, अब आप लोग बताएं ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस किस के ऊपर आएगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम 60,000। हमने शाम को 60,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। बताओ, एक तो पहले पता करना पड़ेगा सर ये जो सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ है ये कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है? सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुआ होगा तो इफेक्ट किसके ऊपर जाना चाहिए? कैश अकाउंट। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगा तो इफेक्ट किस पे डालोगे? पार्टी अकाउंट। यानी अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुआ तो बात किस पे चली जाएगी? रियल अकाउंट पे। लेकिन ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में हुआ तो बात किस पे चली जाएगी? पर्सनल अकाउंट पे। तो सर पता कैसे करेंगे? यहां तो नहीं लिखा कुछ भी। अगर क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट कुछ भी ना लिखा हो लेकिन पार्टी का नाम लिखा हो
तो समझ जाना कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। ठीक, तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, आपका क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर, कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर फर्क पड़ेगा तीसरे ट्रांजैक्शन का? सर पहली बात तो हमने क्रेडिट में सेल करी है, और जब भी कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो पहला इफेक्ट किसके ऊपर आ जाना चाहिए, पार्टी अकाउंट के ऊपर आ जाना चाहिए। हमारे केस में पार्टी कौन है सर, हमारे केस में पार्टी है श्याम, तो सर पहला इफेक्ट किस पे आएगा, श्याम अकाउंट पे आएगा। दूसरा इफेक्ट, सर हमने इस बार गुड्स बेचा है, जब खरीदा था तो इस इफेक्ट किस पे डाला था, परचेस पे। आप क्या कर रहे हैं, यहां पर गुड्स बेच रहे हैं तो इफेक्ट किस पे डालेंगे, सेल्स पे अपना इफेक्ट डालेंगे। श्याम की कैटेगरी क्या, सर श्याम है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। बताओ बेटे श्याम रिसीवर है या गिवर है, बताओ बेटे, यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है गिवर है, बताओ। सर श्याम हमारे लिए रिसीवर है, अगर हमने गुड्स बेचा है श्याम को तो हमने श्याम को गुड्स दिया होगा, और श्याम को गुड्स दिया तो श्याम क्या है यहां पर, रिसीवर। और अगर श्याम यहां पर रिसीवर है तो इसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स क्या है सर, सेल्स है हमारे लिए इनकम का सोर्स, या सेल्स है हमारे लिए क्या, रेवेन्यू का सोर्स। या तो इनकम बोलो या तो रेवेन्यू बोलो, एक ही बात है। आगे चले, बताओ बेटे इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर इनकम यहाँ सॉरी इनकम इंक्रीज होगी सर, या इनकम इंक्रीज और डिक्रीज की बजाय इसको ऐसा भी कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, सिंस द सेल इज इनकम। कैटेगरी कौन सी हो गई बेटे तुम्हारी, पर्सनल, ईयर या नॉमिनल अकाउंट, जल्दी बताओ। सर सेल्स है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, सेल्स क्या है हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट। इनकम है तो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच से सर सोचना है तो बेटे श्याम कौन है तुम्हारे लिए, सर अगर हमने श्याम को क्रेडिट में गुड्स बेचा है तो हम श्याम से फ्यूचर में पैसे रिकवर करेंगे, और जो लोग जिनसे आप फ्यूचर में पैसे रिकवर करने की बात करते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा, डेटर्स के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, और डेटर्स हमेशा तुम्हारे लिए क्या होगी, तुम्हारी एसेट, और यहां पर आपकी एसेट इंक्रीज होगी, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और सेल्स आपके लिए क्या है सर, सेल्स हमारे लिए इनकम है, यहां पर इनकम इंक्रीज होगी तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझा बेटे यहां तक? तो एंट्री बताओ क्या बनी फाइनली, श्याम अकाउंट is to be debited and sales account is to be credited. Sham account will be debited by rupees 60,000 and sales account will be credited by rupees 60,000 being goods sold to Shyam on credit, being goods sold to Shyam on credit। लो बेटे अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो और बताओ कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे पहले तो ये जानना है कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर फर्क पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस बार आपने 20,000 रुपीज का गुड्स कैश में बेचा है तो एक इफेक्ट आ जाना चाहिए कैश अकाउंट के ऊपर और एक इफेक्ट आ जाना चाहिए सेल्स अकाउंट के ऊपर। पहले कैश के बारे में बात करेंगे। कैश की कैटेगरी क्या, रियल अकाउंट, वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कमिंग इन, सर कैश मिल रहा है, इस बार पैसे मिल रहे हैं, कैश इज कमिंग इन एंड इफ इट इज कमिंग इन इट शुड बी व्हाट, डेबिटेड। सेल्स की कैटेगरी क्या, सेल्स क्या है तुम्हारे लिए बेटे, इनकम। इनकम है तो क्या हो जाना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। और सेल्स क्योंकि आपकी इनकम है इसलिए क्या करवाओगे, क्रेडिट। ये तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है कैश की कैटेगरी क्या है, एसेट। यहां पर जैसे ही आप कैश में गुड्स को सेल करेंगे इससे आपकी कैश की एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करवाना पड़ेगा, डेबिट। सेल्स की कैटेगरी है आपकी इनकम और जैसे ही आप अपना गुड्स बेचेंगे इससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होगी तो इसको क्या करवाएंगे आप, क्रेडिट करवाएंगे, ठीक। तो एंट्री क्या बनी फाइनली, सर एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। लो बेटे कैश में गुड्स भी बिक गया। और आगे चलो बेटे, अब आ जाओ ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। बताओ ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम। आपने बेटे श्याम से 40,000 का कैश रिसीव किया। क्यों रिसीव किया श्याम से 40,000 का कैश,
बताओ ना बेटे, वाई वी आर रिसीविंग द कैश ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम श्याम। हाँ सर, ये देखो थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने श्याम को क्रेडिट में गुड्स बेचा था, बेचा था। तो बेटे कभी तो पैसे वसूल करेंगे कि नहीं अपने। अब वो समय आ गया जब आप श्याम से पैसे वसूल करेंगे। आपने बेटे श्याम से 40,000 रुपीज रिकवर कर लिए। बताओ कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सर एक तो पुरानी उधारी रिकवर कर रहे हो, तो एक इफेक्ट किस पे आ जाना चाहिए, कैश अकाउंट। और दूसरा आप अपने डेटर से कैश रिकवर कर रहे हैं, इसलिए दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, आपके डेटर्स अकाउंट के ऊपर आएगा। कैश की कैटेगरी क्या, रियल अकाउंट। वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट, सर कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड। डेटर्स की कैटेगरी क्या, और डेटर भी कौन बेटे, श्याम। श्याम की कैटेगरी क्या, पर्सनल अकाउंट। बेटे बताओ श्याम यहां पर रिसीवर है या गिवर है, सर इस बार वो गिवर है। जब थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने उसे गुड्स बेचा था तब उस समय श्याम क्या था, रिसीवर। अब जब हम उससे अपने क्रेडिट अमाउंट की रिकवरी कर रहे हैं तब श्याम क्या है, यहां पर गिवर। और अगर गिवर है तो क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलूं तो कैश की कैटेगरी क्या है आपकी, एसेट अकाउंट। कैश की कौन सी कैटेगरी है, एसेट अकाउंट। कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बेटे कैश रिकवर किया है कैश। बेटे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई करें, ऐसे शांत ना बैठे। बताओ बेटे कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। डेटर्स, डेटर्स की कैटेगरी भी आपकी एसेट की कैटेगरी है। बताओ यहां पर डेटर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। सर एक बार पैसे वसूल कर लिए हमने, अपने डेटर से पैसे ले लिए, तो अब डेटर्स क्या होंगे आपके, डिक्रीज होंगे। डेटर्स बेटे यहां पर डिक्रीज होंगे, इसीलिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। इतना ठीक। एंट्री बताओ बेटे क्या बनी, कैश अकाउंट, ऐसा नहीं बोलते बेटे, इसको कंप्लीटली पढ़ा करो। कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 40,000 एंड श्याम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, श्याम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 40,000। लिखते हम लोग शॉर्टकट में हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, लो बेटे नरेशन बताओ, नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से बेटे आपको कैश रिसीव हो गया, डन। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ें और बताएं कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। बताओ बेटे कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, क्रेडिट में, जल्दी बताओ बेटे। हाँ सर, क्रेडिट में। क्यों सर, गुड्स तो परचेज किया वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन पार्टी का नाम लिखा हुआ है। सर पार्टी का नाम लिखा हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन किस में हुई होगी, क्रेडिट में। आगे चलो, कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डालना है बताओ। एक तो सर गुड्स परचेज किया है इसलिए परचेज अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है इसलिए पार्टी अकाउंट। पार्टी कौन है यहां पर, राम। परचेज की कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। इनकम है, एक्सपेंस है, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो, परचेज की कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस होता बेटा परचेज। सामान खरीदा तो खर्चा होगा कि इनकम होगी, खर्चा। और अगर खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट। राम की कैटेगरी पर्सनल अकाउंट। बेटे पर्सनल अकाउंट है जी, तो ये देखना है राम रिसीवर है कि गिवर है। बताओ राम रिसीवर है कि गिवर है, हमने राम से गुड्स परचेस किया, मालिक राम रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है सर। सबकी तो हालत ऐसे हो गया ना सर, खत्म करो ना, बनता है ना सर, ये कोई नया टॉपिक पढ़ाओ सर, बोर लग रहा है। अब क्या करोगे बेटे, हाँ अब तुम्हें क्या लगता है अकाउंटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्या? अकाउंटिंग जैसा आसान सब्जेक्ट कभी दुनिया में नहीं मिलेगा बेटे। हाँ तो बेटे एंट्री क्या बन गई सर, एंट्री बन गई परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज। कितने रुपए का गुड्स परचेस किया था, 40,000 का गुड्स परचेस किया था। एंड राम अकाउंट, राम कौन बेटे, अब राम हो गया आपके लिए आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे रिकवर करना, वो लोग जिनको हमें पैसे देना है, अमाउंट पेएबल हो, ठीक है। तो राम हो गया आपका क्रेडिटर्स, और ये हो गया कितने से क्रेडिट, 40,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम राम। इतना क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? पक्का? डन? ठीक है, ओके। तो बेटे आगे आज होमवर्क लिख लो पहले। बेटे नीचे आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 मिला बेटे आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 बेटे आपका आज का होमवर्क होगा। डेट कितनी है? 13 तारीख, 13 फरवरी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर टुडेज होमवर्क। ठीक? हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क होगा। जितने ट्रांजैक्शन बनेंगे उतने ही ट्राई कर लेना, ठीक है ना? मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन, खासकर बेटे जो लोग साइंस से आए हैं, साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको एक ही दिन में सारे ट्रांजैक्शन बन जाएंगे, ठीक है ना? जो बना ठीक, जो नहीं बना वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। सर कॉस्टिंग का लेक्चर होगा ना आज? बेटे आप लोगों को मैसेज आया होगा ना, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आप लोगों को मैसेज आया होगा ना कॉस्टिंग के लिए, क्या है क्या नहीं है? अच्छा, शेड्यूल ही नहीं आया? अच्छा अच्छा, ओके, चलो बेटे, ओके डन। बेटे मैं देख लेता हूँ, जो भी होगा मैं मैसेज डलवा देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? चलो बेटे आज की क्लास को यही रोकेंगे। सर ये वाला क्वेश्चन बेटे, इस क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चन को हम कल क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे।